हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12th के जैसे प्रैक्टिस सेट सीरीज को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जीव विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे, जो कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं। आज जो उसमें कुछ शेष बच गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट की क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए, तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करके एवीएस की पाठशाला ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और उसमें आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और आप एक बार वीडियो देखने के बाद उससे भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आज जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो बहुविकल्पी होने वाला है, जो कि 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। तो जल परागित मतलब कि जो पौधे जल में परागित होते हैं, जल के माध्यम से, वह जल परागित कहलाते हैं। जैसे इसमें मटर तो होता है कीट द्वारा, नींबू भी होता है कीट द्वारा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे सीधे सीधे। और हाइड्रिला, हाइड्रिला जो एक प्लांट होता है, ये पाया जाता है जल के अंदर, तो इसमें ही जल द्वारा परागण होगा। ये इसका फिगर है, जो कि यानी कि वाटर के अंदर पाया जाता है, तो इसमें जो परागण की प्रक्रिया होती है ये जल द्वारा ही होते हैं। ठीक, तो जल परागित पादप का नाम हाइड्रिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? आपको बताना है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा। जैसा कि चित्र के माध्यम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये पौधा जो कि जल के अंदर पाया जाता है, तो इसमें परागण किसके द्वारा होगा? जल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल द्वारा परागण। वायु द्वारा, कीटों द्वारा व मनुष्यों द्वारा कट जाएगा। अच्छा, मैंने अपने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जल परागण के क्वेश्चन इसमें बनते ही हैं। तो जैसे 4 उसमें बताए थे मैंने, तो 4 में से कोई एक भी आपको या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में या वन लाइनर में अति लघुत्तरी के उसमें आ सकता है, कि उसका नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें किस प्रकार का परागण होता है। वैलिसनेरिया और हाइड्रिला तो आप देख ही चुके हैं, और दो और बचते हैं, ईल, घास, और एक और बताया था कोन टेल। इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण रूप से संभावना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत पौधे में या आवृत बीजी में। तो जो कि सबसे डेवलप पौधे माने जाते हैं वो वे होते हैं आवृत बीजी में। और द्विनिषेचन की क्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो शैवाल, ब्रायोफाइट और अनावृत में तो होना पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है कि नर युग्मक, इसमें 2 बार निषेचन, 2 बार नर युग्मक का संलयन होता है। एक बार नर युग्मक मादा के साथ, मादा युग्मक से संलयित होता है, जो कि दोनों होते हैं अगुणित, और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं सत्य निषेचन या निषेचन, सत्य निषेचन या निषेचन फर्स्ट। अच्छा ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरी प्रक्रिया होती है कि इसमें दोबारा नर युग्मक द्विध्रुवी कोशिकाओं से संलयित होता है। द्विध्रुवी कोशिकाएं होती हैं 2 गुणित, यानी ध्रुवीय कोशिका, द्विध्रुवी नहीं, ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयित होता है। ध्रुवीय कोशिका नहीं, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है क्या? नर युग्मक, नर युग्मक।
और नर युग्मक होता है अगुणित और ध्रुवीय केंद्रक होता है 2 गुणित, और ये संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश का कार्य क्या है? भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। और भ्रूण पोष का कार्य क्या है? भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करना। तो एक बार ये वाला निषेचन होता है नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का फॉर्मेशन, या प्रथम निषेचन कहलाता है। दोबारा द्विध्रुवीय केंद्रक से नर युग्मक जब संलयित होता है त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जिससे क्या कहते हैं? निषेचन सेकंड। तो इसमें निषेचन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विनिषेचन की क्रिया, जो कि आवृत बीजीय पादपों में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन की थ्योरी ये लिखी है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण किसमें होता है? मादा युग्मक में। तो अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है, जैसा कि यहाँ पर बताया कि द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करती है। तथा द्विगुणित केंद्रक में द्विध्रुवीय केंद्रक जो कि पाया जाता है। द्विध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक द्वारा संलयित होकर द्वितीय निषेचन या भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। यह आवृत बीजीय पौधों में होने वाली एक जटिल निषेचन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है? पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है? पौधे का कायिक भाग, जितना भी कायिक भाग होता है वो तो होता है द्विगुणित। मीन्स के कायिक भाग कहलाएगा जड़, ये भी द्विगुणित। पत्ती, ये भी द्विगुणित। और युग्मनज, ये मेल प्लस फीमेल, यानी कि ये अगुणित दोनों मिलकर द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। और नर युग्मक मीन्स कि नर युग्मक अभी बताया कि अगुणित होता है, तो ये हो जाएगा अगुणित। जबकि युग्मनज में नर तथा मादा दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ये होता है द्विगुणित। तो क्वेश्चन के हिसाब से पुष्पीय पादपों का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो उस हिसाब से होगा नर युग्मक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर युग्मक इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग है। मीन्स कि आपको बताना है कि नारियल में जो रेशा उत्पन्न होता है, यानी रेशा बनने वाला जो भाग होता है, वह कौन सा होता है? वह वाय फल भित्ति का बना होता है, या अंतः फल भित्ति से उसका निर्माण होता है, मध्य फल भित्ति से, या तना तथा पत्ती से। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये है जैसे नारियल, नारियल की बाह्य सतह तो काफी कड़ी होती है, उससे तो रेशे बनते नहीं। उसके बाद अगर उस कड़ी स्किन को निकालने के बाद हमें रेशा प्राप्त होता है, यानी कि इस लेयर में, और अंदर होता है क्या कहते हैं एकदम एम्ब्रियो। मीन्स कि जो वाय त्वचा होती है, वाय भित्ति, इसको बोलते हैं एपिकार्प, वाय फल भित्ति। एक मिनट, एपिकार्प को बोलते हैं वाय फल भित्ति, और मेसोकार्प को बोलते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। और एंडोकार्प कहलाती है अंतः फल भित्ति। तो हमें रेशा जिससे प्राप्त होता है वह कौन सा भाग होगा? इस चित्र के माध्यम से अगर देखें तो हमें क्या कहते हैं, जो ये मेसोकार्प या मध्य फल भित्ति होती है, इसी से हमें नारियल में रेशा प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से वाय फल भित्ति, अंतः फल भित्ति तथा तना व पत्ती से तो प्राप्त होता ही नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य फल भित्ति, जो कि चित्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। ये जो पार्ट है ये हो गया मध्य फल भित्ति, ये जो पार्ट है ये हो गया वाय फल भित्ति, और जो ये
जो अंदर एक कड़ी संरचना फिर से मिलती है वो कहलाते हैं क्या कहते हैं, अंतःफल भित्ति या एंडोकार्प। तो हमें रेशा प्रदान किससे होता है, मध्य फल भित्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार में बीजपत्र को कहते हैं प्रसल्क कहते हैं, प्रांकुरचोल कहते हैं, परिभ्रूण भ्रूणपोष कहते हैं या प्रसुप्ति कहते हैं। तो इसके बारे में, घास परिवार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं होता क्या है। घास परिवार जो होता है, घास परिवार, इसके जितने भी पादप होते हैं ये होते हैं एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं इसके समस्त। और इससे जो बीजपत्र का निर्माण होता है वो भी एक बीजपत्री बीज का निर्माण होता है, एक बीजपत्री बीजपत्र का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम। जिसको क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री को स्कूटेलम। और इसी को हिंदी में बोलते क्या है, प्रसल्क। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। तो घास परिवार में बीजपत्र एक बीजपत्रीय पादप होता है जिससे बीजपत्रों का निर्माण, जिसमें बीजपत्र भी एक बीजपत्रीय होते हैं, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम, और स्कूटेलम को ही बोलते हैं हिंदी में प्रसल्क। प्रांकुरचोल, तो सही जवाब हो जाएगा प्रसल्क। प्रांकुरचोल जिससे प्रांकुर का निर्माण होता है, यानी कि वायवीय भाग का निर्माण होता है। परिभ्रूण पोष क्या कहते हैं, बीजांड काय का अवशेष भाग होता है जो कि द्विगुणित होता है। मीन्स कि परिभ्रूण पोष होता है या बीजांड काय का अवशेष भाग होता है जो कि द्विगुणित होता है। प्रसुप्ति मीन्स कि वे बीज जो अंकुरित नहीं हो पाते तथा प्रसुप्ति यानी सुषुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर भी वे अंकुरित नहीं होते, उन्हें बोलते हैं प्रसुप्ति। तो सही जवाब हो जाएगा प्रसल्क। अगले क्वेश्चन जो हमारे होंगे आगे के, वो होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अति लघुत्तरीय में। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है, मांसल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। या कभी कभी पूछता है कि सरस फल या गूदेदार फल के बारे में बताइए। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि मांसल फल कहते किसे हैं और होता क्या है। मांसल फल जिन फलों में फल भित्ति सरस या तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। अर्थात जिन फलों में फल भित्ति यानी कि जो फल भित्ति होती है वो गूदेदार होती है, वे मांसल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में विभेदित रहती है। और अंतः फल भित्ति के अंदर क्या कहते हैं, बीज का निर्माण होता है। अब ये फल तो फट पाते नहीं है गूदे की वजह से, तो जिसके कारण इसमें प्रकीर्णन कैसे होता है, जब गूदा सड़ जाता है तो उसके बाद जब बीज बाहर आता है उस कंडीशन में ही उसका प्रकीर्णन हो पाता है। इसको फिगर के भी माध्यम से देख लेते हैं कि फिगर में कैसा दिखाया गया है। ये जैसे कि अभी नारियल का बताया था, ये कहलाता है वाय फल भित्ति। ये मध्य फल भित्ति हो गया, और ये अंतः फल भित्ति जिसको एंडोकार्प बोलते हैं, अंतः फल भित्ति। और इन तीनों लेयर के बाद में एकदम अंत में मिलता है क्या, बीज, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सीड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्त्री केसर या जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें क्या करना है आपको कि स्त्री केसर या जायांग का एक सच यानी कि प्रॉपर क्लियर एक चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है। तो इसका चित्र होता कैसे है उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि इसका चित्र कैसा होता है और दिखता कैसा है। तो ये है आपके सामने क्या, जायांग या स्त्री केसर, जो कि वर्तिका के अंडाशय में विभक्त होता है। वर्तिका इसका सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि हल्का सा सुराही नुमा होता है। इसी में ये वाला भाग, इसी में परागकण आकर रुकते हैं।
और ये जो धागे नुमा संरचना दिख रही है इसी को बोलते हैं वर्तिका। इस यहाँ पर जब परागण आ जाते हैं तो यही इसी वर्तिका से होते हुए ये जाते हैं सीधे कहाँ, अंडाशय में। ये जो स्ट्रक्चर इतना जो दिख रहा है ये कहलाता क्या है, अंडाशय। ये पूरा स्ट्रक्चर अंडाशय कहलाता है, जिसमें अंडाणु व बीजांड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर ये परागण आकर इसको निषेचित कर देते हैं, जिससे बीज यह निषेचित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से बाद में फल और बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सबसे सेंटर पार्ट होता है वो यानी कि ये वाला पार्ट कहलाता है अंडाणु और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है बीजांड। तो ये है आपके सामने स्त्री केसर या जयांका नामांकित चित्र, जो कि आप इजिली बना सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरे निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या द्विनिषेचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, या दोहरे निषेचन की परिभाषा दीजिए। दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। त्रिसंलयन यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में आपको बताना है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि इसमें 2016, 15, 2006, 2017, 2022, 19 और 20 में भी यह क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, देखते हैं। एस.जी. नविश्चन ने 1898 में सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन की खोज की थी। इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसमें एक आगुणित नर युग्मक होता है जो आगुणित अंडाणु या मादा युग्मक के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहलाती है, जबकि दूसरा आगुणित नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या इसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है। मीन्स कि ये ओवरऑल जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश की प्रक्रिया बनाने की जो होती है यही कहलाती है क्या, आपकी त्रिसंलयन। मीन्स कि त्रिसमेकन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन या त्रिक संलयन या त्रिसंलयन। तो ये हो गया। त्रिसंलयन की क्रिया भ्रूणकोश में होती है। मीन्स कि भ्रूणपोष कोशिका बनाता है और ये जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है, भ्रूणकोश में होती है। तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात ध्रुवीय केंद्रक कैसे होते हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि नर केंद्रक से सम्मिलित होते हैं या संलयित होते हैं, जो कि आवृत बीजीय पादपों में दोहरा निषेचन की क्रिया, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि दोहरा निषेचन द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो आवृत बीजीय पादपों में होती है। आवृत बीजीय पादप में यह क्रिया बहुत एक जटिल यानी कि दोहरा निषेचन क्रिया एक जटिल प्रोसेस है, इसीलिए इसे और ये 2 बार होती है। मीन्स कि एक बार मादा युग्मक यानी अंडाणु से फ्यूज्ड होता है या संलयित होता है, दोबारा ये नर युग्मक द्विकेंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से क्या कहते हैं संलयित होकर दोबारा एक बार निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। इसी क्रिया को बोलते हैं, मीन्स कि 2 बार यह क्रिया संपन्न होती है निषेचन की, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। जैसा कि फिगर के माध्यम से अगर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया भ्रूणकोश, ये कहलाता है स्ट्रक्चर क्या, भ्रूणकोश। ठीक, ये भ्रूणकोश हो गया और यहां पर 3 कोशिका, यहां पर 3 कोशिका और बीच में एक कोशिका जिसमें द्विध्रुवीय केंद्रक होते हैं, द्विध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पर ये वाली थोड़ा बड़ी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं अंडकोशिका। और ये जो 3 कोशिका है, ये 3 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं,
ये इन तीनों को बोलते हैं, कहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ पर मार्क करके बता दे रहे हैं, इसको यहाँ पर मार्क करके बता रहे हैं। ये जो 3 कोशिका है इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। अच्छा, ये जो दो हैं इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका कहलाते हैं। और ये कोशिका जो है बड़ी वाली, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। कहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका। और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक ये होती है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं इसीलिए इसे। और सबसे पहले क्या कहते हैं, यहां से नर युग्मक आता है, पहले अंडाणु के साथ संलयित होता है। अंडाणु के साथ संलयित होकर मीन्स कि नर युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होकर, जो कि नर युग्मक अगुणित होता है। मादा युग्मक में ही अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, यह भी अगुणित होता है। एक द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं, एक द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यह कहलाता है निषेचन की फर्स्ट फेज, यानी प्रथम निषेचन। दोबारा से फिर नर युग्मक आता है, नर युग्मक जो कि दोबारा से फिर नर युग्मक जो कि ये अगुणित होता है। ध्रुवीय केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित, इससे संलयित होता है और त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश नहीं, ये फॉर्मेशन करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। और ये जो प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है वो किसमें संपन्न होती है, संपूर्ण प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है, भ्रूण कोश में। और ये फॉर्मेशन कैसे करता है, त्रिगुणित भ्रूण कोश का। ये दोबारा निषेचन की क्रिया होती है। जब ये 2 बार होती है तो इसी को बोल देते हैं द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराग कण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है। मीन्स कि बोला है कि पराग कण में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 21 है। पराग कण में गुणसूत्रों की संख्या 21 है। तो उसके अंड कोशिका तथा युग्मनज कोशिका में, तो उसके अंड कोशिका तथा युग्मनज कोशिका में गुणसूत्रों की या क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होगी। परागकण, पौधे के परागकण में गुणसूत्र, पौधे के परागकण, पौधे के परागकण में गुणसूत्र कितने हैं, 21 है। और परागकण का फॉर्मेशन किस में होता है, नर युग्मक। और नर युग्मक होता कैसे है, कई बार बता चुके हैं, अगुणित, यानी कि N, अगुणित। नर युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित। और ये पूछ रहा है कि अगर किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका, अब अंड कोशिका कैसी होती है, मादा युग्मक से अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। और मादा युग्मक भी होता कैसे है, मादा युग्मक भी कैसे होता है, अगुणित होता है, यानी कि N होता है, अगुणित। मीन्स कि जैसे अगर पराग कण में 21 है तो अंड कोशिका में, जो कि ये भी अंड कोशिका भी अगुणित है, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 21। फिर पूछ रहा है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, युग्मनज कोशिका में,
फिर युग्मनज कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, युग्मनज कोशिका में गुणसूत्र, युग्मनज कोशिका में गुणसूत्र। और युग्मनज का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक नर युग्मक प्लस एक मादा युग्मक, दोनों कैसे होते हैं, एन होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं। और युग्मनज अगुणित मिलकर द्विगुणित बन जाता है। तो इसमें अगुणित नर युग्मक की संख्या कितनी है, 21, यानी कि n की संख्या है 21। और नर युग्मक अगर 21 है, अगुणित की संख्या यानी n की वैल्यू मान लीजिए 21 है। और ये युग्मनज की कोशिका होती कैसे, द्विगुणित यानी कि 2n। तो n की वैल्यू ये है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 हो जाएगा। या फिर आप सिंगल जोड़ भी सकते हैं। नर युग्मक 21 है, इसी में फिर मादा युग्मक 21 है, अंडकोशिका जिसको बोलते हैं, तो दोनों मिलाकर भी 42 हो जाएंगे। ठीक, तो जैसा आपको सही लगे। मीन्स कि आप n की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको अगर पता है कि नर युग्मक द्विगुणित होते हैं और नर युग्मक अगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते हैं, मादा युग्मक या अंडकोशिका अगुणित होती है, तो इस हिसाब से अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर आराम से सॉल्व कर इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यदि किसी पौधे के अगुणित परागण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसकी अगुणित अंडकोशिका में 21 होंगे। जैसा कि बताया कि अगुणित अंडकोशिका मीन्स कि ये मादा युग्मक जो कि होता है अगुणित, उसमें भी 21 होंगे। और द्विगुणित युग्मनज अगर द्विगुणित है, युग्मनज का फॉर्मेशन ही नर युग्मक तथा मादा युग्मक से होता है, तो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, 42, जैसा कि ये है, ये 42 हो गया। और यहाँ पर मादा युग्मक का निकाला था ये 21 और ये 42। इसी तरह आप भी थोड़ा सा ध्यान देकर अगर पढ़ेंगे तो आप भी इसमें वैल्यू चेंज कर देगा, हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, 21 की जगह कुछ और दे दे। अगर कॉन्सेप्ट आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा तो वैल्यू कोई भी दे, आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसा कि थोड़ा बहुत अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि भ्रूणकोश क्या होता है और भ्रूणपोष क्या होता है, इसके बारे में इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर है। जैसे बताया ही था उधर कि भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश में भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है। मीन्स कि भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है। भ्रूणकोश जो होता है ये होता है अगुणित, जबकि भ्रूणकोश कैसा होता है, भ्रूणकोश होता है अगुणित और भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। त्रिगुणित कैसे, ध्रुवीय केंद्रक प्लस नर युग्मक के फॉर्मेशन से ही तो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था। ध्रुवीय केंद्रक होता है द्विगुणित और नर युग्मक अगुणित, दोनों मिलकर बनाते हैं त्रिगुणित। यही है त्रिगुणित भ्रूणपोष। इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु या मातृ कोशिका से होता है। मीन्स कि इसका जो डेवलपमेंट होता है गुरु बीजाणु या मातृ कोशिका या मादा कोशिका में होता है। जबकि भ्रूणपोष का निर्माण इसका विकास होता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में होता है। मीन्स कि भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है प्राथमिक भ्रूण भ्रूणपोष कोशिका में भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है। अगला डिफरेंस देखते हैं कि यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है। मीन्स कि भ्रूणकोश जो होता है यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है, जबकि भ्रूणपोष क्या करता है, इस भ्रूणपोष भ्रूण को, जो भ्रूण बन रहा है, भ्रूणपोष का काम है पोषण देना। मीन्स कि जो भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है तो भ्रूणपोष का कार्य है उस भ्रूण को पोषण प्रदान करना। मीन्स कि इसके जैसे कि इसके नाम से ही
थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि भ्रूण, अगर आप इस भ्रूण कोश को अलग अलग कर दो, भ्रूण प्लस कोश, तो भ्रूण मतलब भ्रूण हो गया, पोष मतलब पोषण देना, अर्थात भ्रूण को पोषण देने वाला ही क्या कहलाता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में अगला पॉइंट देखते हैं, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में इसमें भोजन का संचय नहीं होता है, मीन्स कि भ्रूण कोश में कभी भोजन का संचय नहीं होता है, जबकि भ्रूण कोश में भोजन का संचय होता है। भोजन का संचय होगा तभी ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य कर पाएगा। तो ये कुछ अंतर थे जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के होने वाले हैं, जो कि 3 नंबर के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं पहला क्वेश्चन, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। मीन्स कि लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अच्छा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी होती क्या है। लघु बीजाणु धानी में पराग कण का फॉर्मेशन होता है, जबकि गुरु बीजाणु धानी में अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मीन्स कि लघु बीजाणु धानी में क्या बनेगा, हमेशा पराग कण, जबकि गुरु बीजाणु धानी में क्या, अंडाणुओं का फॉर्मेशन होगा। चलिए इसमें अंतर देखते हैं, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी। पहला पॉइंट है, एक परागकोश की 2 पालियों में कुल 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन आया था कि लघु आवृत बीजीय पौधों के लघु बीजाणु धानियों में कुल पराग कोशों की संख्या बताइए। तो अगर वहां भी देखा होगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन को देखते ही। मीन्स कि जो लघु बीजाणु धानी है उसमें पराग कोश की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जबकि एक अंडाशय में 1, 2 या 3 या अनेक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। मीन्स कि लघु बीजाणु धानी पराग कोश तो कुल 4 पाए जाएंगे, जबकि गुरु बीजाणु धानी में जो अंडों की संख्या है या अंडाणुओं की संख्या है यह निश्चित नहीं होती। एक भी पाई जा सकती है, 2 या 3 या 2, 3, 4 या अनेक प्रकार के गुरु बीजाणु धानी का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसमें लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है। मैंने पहले ही स्पष्ट आपको कर दिया था कि जो लघु बीजाणुओं के द्वारा पराग कणों का फॉर्मेशन होता है, जबकि गुरु बीजाणु से हमेशा भ्रूण कोश या अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। मीन्स कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जबकि गुरु बीजाणु में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होगी। अगला पॉइंट, लघु बीजाणु धानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। मीन्स कि लघु बीजाणु धानी में एक पराग कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण, एक पराग कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण या पराग कणों का फॉर्मेशन होता है। गुरु बीजाणु धानी में एक गुरु बीजाणु से मात्र एक कोशिका का निर्माण या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। मात्र कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, कभी कभी ये 1 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लघु बीजाणु धानी में एक पराग मात्र कोशिका से कितने पराग कणों का फॉर्मेशन होता है, तो 4 पराग कणों का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार गुरु बीजाणु धानी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु बीजाणु धानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तो गुरु बीजाणु धानी के एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक भ्रूण कोश का फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद कर रखना है, ये इससे लघुत्तरीय क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लघुत्तरीय नहीं, मीन्स कि अति लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर वाले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों में प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। फल एवं बीजों के प्रकीर्णन का महत्व बताइए। मीन्स कि आपको बीजों का प्रकीर्णन, मीन्स कि बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है। मीन्स कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णन का तात्पर्य यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज कैसे पहुंचते हैं, यह क्रिया कहलाती है प्रकीर्णन। उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं इसके आंसर। बीजों का मात्र पादप से दूर दूर फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। मीन्स कि वही जो मैंने अभी बताया कि बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों में प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है। वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, और हवा द्वारा होता है, जानवरों द्वारा होता है। तो इसमें देखते हैं पहला, वायु द्वारा प्रकीर्णन। अच्छा, वायु द्वारा प्रकीर्णन के भी कई सारे पॉइंट हैं। सूक्ष्म तथा हल्के बीज, मीन्स कि वे बीज जो सूक्ष्म होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, तथा हल्के होते हैं, जो स्फुटित होकर अनेक स्थानों पर हवा द्वारा पहुंच जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, सिंकोना या कनेलिया। सिंकोना जैसे कि ये देख रहा है, ये सिंकोना का बीज है, और सिंकोना से ही ये जो गरम मसाले में हम लोग यूज करते हैं, ये लकड़ी जिसको ये लकड़ी, ये सिंकोना के ही पेड़ से प्राप्त होती है। अच्छा, सिंकोना के पेड़ से ही हमें क्या प्राप्त होता है, कुनैन। कुनैन से एक दवा का फॉर्मेशन होता है जो कि मलेरिया के उपचार में यूज की जाती है। अगला इसमें पॉइंट है सपक्ष फल एवं बीज। सपक्ष फल एवं बीज में पाइनस है, मोरिंगा है, साल है, अशर है, मधुलता है। मोरिंगा बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मोरिंगा के नाम से नहीं, इसको बोलते हैं लोकल भाषा में सहजन। सहजन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उसी को बोलते हैं मोरिंगा। पाइनस के कोन पाए जाते हैं, जो कि ये पाइनस का कोन है। ये भी, इसके भी बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, हवा द्वारा। पैरासूट विधि में डेल्डी लियोन, मदार, आर्किड्स, कैंडुला आदि, इसमें जो इनके बीज जो होते हैं पैरासूट विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। मदार का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली संरचना। इसमें जो ये बीज होते हैं अक्सर आपको गर्मियों के टाइम में दिख जाएंगे उड़ते हुए। ये हवा में ये उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जो कि एक वायु द्वारा प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल है। और वायु प्रकीर्णन में भी एक पैरासूट विधि होती है, उसका ये एग्जाम्पल। संवेदन विधि में होता है के एग्जाम्पल है हंसलता। वेलनी विधि में पीली कटेल या साल, सोला या चौलाई आदि इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, इसी तरह देखते हैं अगला क्या है, जल द्वारा परागित। मीन्स कि जल द्वारा परागित नहीं, जल प्रकीर्णन। मीन्स कि जल के माध्यम से जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान में, मीन्स कि जल में ही एक स्थान से दूसरे स्थान में किस माध्यम से पहुंचते हैं और कौन कौन से पेड़ में ये होता है, वो समझ लेते हैं। कुमुदनी और कमल। कुमुदनी का फल कुछ इस प्रकार होता है और कमल का फल कुछ इस प्रकार होता है। कुछ लोग कुमुदनी और कमल को एक ही फल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कुमुदनी ये कहलाता है, ये कुमुदनी है। इसमें इसके बीज फटते हैं जल में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जबकि कमल में ये जो दिख रहे हैं, ये जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बीज बड़े हो जाते हैं और इसकी जो ये आउटर लेयर है ये ढीली पड़ जाती है और इससे बीज निकलकर जल में गिर जाते हैं और ये जल से तैरते हुए जल के साथ बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और यही कहलाता है जल द्वारा प्रकीर्णन। मीन्स कि जल के माध्यम से बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना जल प्रकीर्णन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विस्फोट द्वारा बाय ब्लास्ट। इसमें क्या कहते हैं, इस बीज का फॉर्मेशन होता है ये किसी माध्यम यानी कि पानी द्वारा या बीज गिरकर विस्फोटित होकर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुंच जाते हैं, तो यह विधि कहलाती है विस्फोट द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे अरंड हो गया, एरुलिया हो गया, और गुलमेंदी हो गया आदि। क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जो विस्फोट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। अरंड का फल जो होता है ये होता है गर्मियों में ही मोस्टली देखने को मिलता है। ये अत्यधिक मैच्योर होकर इसके बीज इससे फटकर बहुत दूर तक उछल कर जाते हैं। ये विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन का ही एग्जाम्पल है। और गुलमेंदी में भी सेम प्रोसेस होता है। इसको एक एनिमेशन के माध्यम से भी गुलमेंदी का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि होता कैसे है। इसका गुलमेंदी का बीज जमीन पर गिरता है या किसी चीज से टकराकर ऐसे पूरा एकदम खुलकर छितर जाते हैं इसके बीज, और एक स्थान से काफी दूर तक जाकर बिखर जाते हैं। मीन्स कि जो इसका मेन प्लांट है उससे काफी दूर जाकर जब ये बीज गिरते हैं तो जो नए पौधे उगते हैं तो जो मेन प्लांट है उससे काफी दूर पर जाकर उगते हैं। अगला, जंतुओं द्वारा। मीन्स कि जो बीजों कुछ बीज क्या कहते हैं जंतुओं के पैर पर या उनकी पूंछ पर या उनके शरीर पर चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, या उनके बाल में फंस कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो यह कहलाता है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बाय एनिमल। इसका क्या एग्जाम्पल है, चोर काट या लटजीरा गोखुरु या आदि। तो क्या कहते हैं, गोखुरु का जो एग्जाम्पल है, गोखुरु कुछ इस टाइप का दिखने वाला फल होता है। ये उसके जानवरों की पूंछ या बाल में फंस जाते हैं, तथा जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं तो कहीं किसी चीज से ये फंस कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। ये लटजीरा, इसको तो आपने देखा ही होगा। अगर हम लोग इसके आसपास से निकल जाते हैं तो हमारे कपड़ों में इस प्रकार फंस जाता है कि एक एक हम लोगों को निकालना पड़ता है। ये हो गया लटजीरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें है प्रकीर्णन का महत्व। मीन्स कि जो फलों में या बीजों में प्रकीर्णन होता है उसका क्या महत्व है। तो पादपों में जो प्रकीर्णन है, पादपों में बने बीज व फल एक स्थान पर एकत्र रूप से अंकुरित हो न हो और अलग अलग स्थान पर अंकुरित हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पादप से बीज बनते हैं या फल बनते हैं एक स्थान पर एकत्र होकर अंकुरित न हो और अलग अलग स्थान पर अंकुरित हो, जिसके लिए प्रकीर्णन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रकीर्णन, नेक्स्ट पॉइंट, यदि प्रकीर्णन न हो तो सभी पादप एक ही स्थान पर उगेंगे। मीन्स कि अगर प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि समस्त बीज उसी पादप के आसपास ही गिरेंगे, तो एक ही स्थान पर उग जाएंगे। तो उनमें जो जीवन के लिए संघर्ष होता है वो बढ़ जाता है। मीन्स कि उनके लिए पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे कुछ हद तक पादपों की वह प्रजाति प्रभावित हो जाती है। मीन्स कि अभी एक ही छोटे से कमरे में कई लोगों को बंद कर दिया जाए तो जैसे नॉर्मली दिक्कत होने लगती है, वैसे ही अगर एक ही स्थान पर कई सारे पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं या उग जाते हैं तो उसमें जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाता है और उनमें पोषक तत्वों के लिए आपस में द्वंद्व चालू हो जाता है, और जिससे वो प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे भी चली जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से पूरी प्रजाति को बचाने हेतु प्रकीर्णन अत्यंत महत्व। मान लीजिए कोई एक विशेष स्थान पर कोई पादप पाया जा रहा है और वो प्रॉपरली वहीं पर है और उसको हम उस स्थान से कहीं और लेकर नहीं गए, यानी उसके और पादप कहीं और नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ उसी प्रॉपर एरिया में पाया जा रहा है। और कभी प्राकृतिक आपदा या मानव द्वारा कोई ऐसा कुछ किया गया कि वो एरिया पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वहां पर जो पाए जाने वाले पादप की वो विशेष प्रजाति थी, तो वहां से अगर खत्म हो गई तो कहीं और जब है ही नहीं तो पूर्णतः वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए प्रकीर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण भी होता है। मीन्स कि अगर कहीं और होगा तो उसकी प्रजाति को हम आगे भी बरकरार रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकीर्णन द्वारा बीज विभिन्न वातावरणीय दशाओं में पहुंच जाते हैं। मीन्स कि प्रकीर्णन होता है तो
कभी ठंडे क्षेत्र के पादप मैदानी क्षेत्रों में या जहाँ पर थोड़ा गर्म वातावरण होता है वहां भी पहुंच जाते हैं, जिससे पादप में नए वातावरण के प्रति अनुकूलन आ जाते हैं। मीन्स कि अगर ठंडे क्षेत्र का प्रॉपर पेड़ है, वो अगर गर्म वातावरण में भी आता है तो धीरे धीरे वो अपने आप को ऐसा वातावरण के प्रति अनुकूल करने की कोशिश करता है कि वो उस ठंडे वातावरण से के लिए अनुकूलित था और धीरे धीरे वो संघर्ष करता है कि वो गर्म वातावरण में भी रह सके। अच्छा, इस प्रक्रिया से जो पादप धीरे धीरे बनते हैं उनमें भिन्नताएं आ जाती हैं। मीन्स कि नए नए लक्षण उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तथा नई जाति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नई जाति उत्पन्न होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखते हैं क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 5 नंबर का होने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत बीजीय बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। मीन्स कि आपको एक आवृत बीजीय बीजांड की संरचना बनानी है और उसका सचित्र वर्णन करना है, या एक प्रारूपिक बीजांड के विभिन्न भागों का विवरण देते हुए एक स्पष्ट या स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं। आवृत बीजीय बीजांड। बीजांड एक सफेद एवं अंडाकार संरचना होती है जो कि पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक अपरा पर उपस्थित होती है। इसके विभिन्न भाग निम्नवत होते हैं। तो इसके विभिन्न भागों के बारे में जान लेते हैं। बीजांड जो होता है, क्या कहते हैं, बीजांड की जो संरचना होती है यह अंडाकार होती है। अच्छा, अंडाकार होती है जो कि पुष्प के अंडाशय के अंदर मृदुतक द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है, अपरा द्वारा जुड़ी रहती है। पहला भाग है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा वह अपरा से जुड़ा रहता है। जैसा कि अभी बताया कि बीजांड व्रंत द्वारा यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा बीजांड व्रंत से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड पर उपस्थित यह बिंदु जहां पर बीजांड व्रंत इसके संपर्क में आते हैं उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। मीन्स कि ये जो है, ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो संरचना दिख रही है इसी को बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत इसके संपर्क में हाइलम या नाभिका। बीजांड व्रंत बीजांड द्वारा किससे जुड़ा रहता है, हाइलम या नाभिका। मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मीन्स कि ये, इसी को बोलते हैं हाइलम या इसी को बोलते हैं नाभिका। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिका। इसके द्वारा बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा रहता है। इसे प्रति बीजांड में आवृत बीजांड व्रंत भी बीजांड काय के साथ समेकित हो जाते हैं तथा एक उभार बनाते हैं जिसे फेरी या रेफी कहते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट देखते हैं, अध्यावरण। ये बीजांड अध्यावरण संरचना ये होती है। मीन्स कि ये जो संरचना है, ये वाली, ये और ये अध्यावरण की जो संरचना होती है दोहरे आवरण की होती है। और ये जो समस्त भ्रूण कोश है उसको घेरे हुए रहता है। इसकी थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। अध्यावरण, ये बीजांड का एक या द्विस्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य स्तर होता है। इसमें एक छोटा छिद्र होता है जिसे छोटा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार पाया जाता है। बीजांड द्वार का विपरीत छोर निभाग कहलाता है। मीन्स कहने का सिलसिला यह है कि अध्यावरण सबसे बाहरी आवरण होता है किसी भी बीजांड का। मीन्स कि ये वाली संरचना और ये कभी कभी एक स्तरीय या द्विस्तरीय दोनों भी हो सकते हैं। ये एक स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, ठीक। यही क्या कहलाता है, अध्यावरण जी। और ये अध्यावरण में एक छिद्र नुमा संरचना होती है। मीन्स क्या, ये यहाँ से ये आ रहा है और तो ये यहाँ पर ये जो छिद्र दिख रहा है इसको ही बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में
जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे क्या बोलते हैं, निभाग या चला जा। ठीक है, तो एक बार फिर से थ्योरी देख लेते हैं। ये बीजांड का एक या दो स्तरीय उपचर्म युक्त वाय स्तर होता है। इसमें छोटा छिद्र होता है। छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार का विपरीत छोर मीन्स कि बीजांड द्वार का, ये बीजांड द्वार है तो इसका विपरीत छोर क्या कहलाता है, इसका विपरीत छोर क्या कहलाता है, निभाग। निभाग या चला जा। बीजांड काय, बीजांड का यह गुरु बीजांड धानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है। यह गुरु बीजांड काय, यह गुरु बीजांड धानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है। यह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है जो अत्यधिक भोजन का संचय करता है। मीन्स कि ये वाला आवरण जो है ये बीजांड काय का है। ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। मीन्स कि पैरन कायमा का बना होता है जिसमें भोजन का भंडारण होता है। मीन्स कि भोज्य पदार्थों का संचय इसी भाग में होता है। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश जैसा कि इसके पहले भी बताया, ये जो संरचना दिख रही है ये अंडाकार नुमा संरचना है, इसी को भ्रूण कोश कहते हैं। ये जो तीन केंद्रक हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो हैं नीचे के तीन जो कि बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर होते हैं, इसमें दो सहायक कोशिकाएं होती तथा जो ये ऊपर वाली कोशिका है ये अंड कोशिका कहलाती है। और बीच में क्या होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। यह गुरु बीजाणु धानी में धसे लगभग अंडाकार युग्मक अंडाकार संरचना होती है जो भ्रूण कोश के अत्यधिक पतले पेक्टी सेलुलोज के स्तर द्वारा घिरा रहता है। अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त 7 कोशिकाएं कैसे 1 2 3, ये पूरी एक कोशिका में ये दोनों रहते हैं। 4 5 6 7 मीन्स कि इसमें टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 कोशिकाओं युक्त एक संरचना होती है जिसमें एक बड़ी द्विकेंद्रकीय या द्विगुणित केंद्रक ध्रुव कोशिका होती है। मीन्स कि ये वाला जो अभी बताया ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें एक ये बड़ी कोशिका है जो द्विध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करती है। देखिए द्विध्रुवीय केंद्रक जिसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विध्रुवीय कोशिका द्विध्रुवीय केंद्रक यानी 2 केंद्र की संरचना का निर्माण करती है, जो कि इसी के द्वारा बताया था क्या किसका फॉर्मेशन होता है, भ्रूण पोष का। भ्रूण पोष कैसा होता है, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष होता कैसा है, त्रिगुणित भ्रूण पोष का निर्माण करता है। और इसी भ्रूण तथा त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। 3 अगुणित बीजांडद्वारी कोशिकाएं व 3 निभागीय कोशिकाएं होती। 3 अगुणित बीजांड कोशिकाएं व निभागीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बीजांडदार कोशिकाएं एक बड़ी अंडाकार कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं के साथ अंड उपकरण बनाती है। मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी बताया इसमें ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसमें ये जो 2 संरचनाएं दिख रही हैं सहायक कोशिकाएं हैं नीचे वाली, और ये जो बड़ी कोशिका दिख रही ये कहलाती है अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका। और ये कैसी है, अंड कोशिका। अंड कोशिका मीन्स कि ये जो ऊपर वाली संरचना है ये अंड कोशिका का फॉर्मेशन करती है तथा इसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं होती तथा निभागीय कोशिकाएं मीन्स कि बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर निभाग की पोजीशन होती है। यह निभागीय भाग हो गया। निभागीय भाग में जो तीन कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, तीनों कोशिकाएं होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो कि तीनों कोशिकाएं आपस में सम्मिलित होकर प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाती हैं। और भ्रूण कोश की ये सभी कोशिकाएं जीवद्रव्य तंतु द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। मीन्स कि ये जो जितनी भी कोशिकाएं हैं भ्रूण कोश में ये सभी आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, जीवद्रव्य तंतु द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि भ्रूण कोश क्या होता है या प्रारूपिक बीजांड की संरचना क्या है और इसके जो भाग हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
तो आज इतने ही क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये नोट्स कुछ अच्छे लगे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको नॉर्मली करना क्या है, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। या फिर आप इस लिंक पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक पर भी क्लिक कर और यहाँ पर आपको फ्री में जितना भी यहाँ पर अभी डिस्कस किया गया है ये एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके एक बार पुनः प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।